वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है जगदीश सतनामी। आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर एक विशेष मुद्दे को लेकर हम सब हाजिर हुए हैं। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम लोगों ने कई ट्राइबल समाज के, आदिवासी समाज के मुखियाओं को जोड़ने की कोशिश किया था। हमारे साथ विनय एक्का जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पेशा कानून के संदर्भ में उन्होंने विभिन्न सामाजिक लड़ी है। उनका स्वागत करते हैं हम आज के इस चैनल में। मेरे का जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमें हमेशा हमारे साथ जुड़ करके हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनका स्पेशल धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट सेवती पन्ना, वो भी कुनकुरी जसपुर जिले से बिलोंग करती हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं। और वो भी बहुत लंबे समय से सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देते हुए सामाजिक काम कर रही हैं और आज पहली बार हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ रही हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, मेघराज जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे आयोजन करने के लिए, वेबिनार करने के लिए समय इंतजाम किया है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले बार बार हमारे साथियों का नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, जो काफी लोग आज जुड़ने वाले थे, जुड़ नहीं पा रहे हैं। धर्मू इक्का जी और बी तिक्का जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे और जुड़ने के बाद में फिर से उनका नेट में कुछ कनेक्शन है। तो मैं आज के इस प्रथम सवाल को लेकर, पेशा कानून जो संविधान ने ट्राइबलों के लिए, आदिवासियों के लिए स्पेशल संविधान में प्रावधान है, और इसको लेकर जो 10 राज्यों में जो आदिवासी समाज के 12 से 13, 14, 15 करोड़ जो आबादी है, जो जल जंगल जमीन जंगल क्षेत्रों में निवास करती है, ऐसे लोगों के लिए पेशा कानून 1996 भारत के संविधान में प्रदत्त है। और ये मौलिक अधिकार उन जनजातियों के लिए स्पेशल है, और वहाँ का जो नियम है वो उन्हीं के ऊपर में ये निरूपित है कि जब तक आप इस कानून के तहत ग्राम पंचायत में प्रस्ताव नहीं होता है, तब तक कोई उद्योगपति आपके जल जंगल जमीन को नहीं छीन सकता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस कानून का सीधा सीधा दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो आसाम हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो। जितने भी ट्राइबल एरिया में जो हमारे आदिवासी जनजाति भाई जो जंगलों पे अपना जीवन यापन करते हैं, खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, छोटा मोटा उद्योग धंधे करके अपना परिवार पालते हैं। तो मैं इस सवाल को लेकर आज विस्तार से हमारे मेहमानों से हम बारी बारी से बात करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे मेहमान भी हमारे साथ, ट्राइबल लीडर्स लोग नहीं जुड़ पाए हैं। मैं इस सवाल को लेकर विनय एक्का सर के पास में जाना चाहूंगा। विनय एक्का सर, पेशा कानून के संदर्भ में चूंकि आप आदिवासी समाज से हमारे गेस्ट अकेले दिख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ी विस्तार से अपनी लंबी बात इस पर रखने की कोशिश करें, ताकि हमारे दर्शकों को आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर उसका लाभ मिल सके। विनय एक्का जी। जी धन्यवाद सर जी। पेशा का आना 96 में, 92 का जो पंचायती राज अधिनियम है उससे ही आया। जब 92 में जो महात्मा गांधी जी का, हमारे राष्ट्रपिता जी का जो सपना था कि हमारा भारत असल डेमोक्रेसी तब एंजॉय करेगा जब वो अपनी रूढ़िगत प्रथा अनुसार पंचायतों में जो चलता था, या पंचायत के अनुसार उनका अपना जो गवर्निंग सिस्टम था वो उनको मिले। तो 92 में पारित हुआ और पंचायत राज व्यवस्था यहाँ पे लागू हुई 30 तरीके। पंचायत इस तरह लाने के बाद में ये पूरे भारत में लागू हुआ, तो कुछ प्रबुद्ध लोगों ने इसका विरोध किया कि आप जो 5वीं अनुसूची में हमारे लिए जो प्रावधान रखे हैं कि संसद से या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई भी जो कानून बनेगा वो अपवादों और रूपांतरण के पश्चात बनेगा। जब पंचायती राज व्यवस्था आई तो उसमें यह दिखा गया कि हमारे जो रूढ़िगत परंपरा प्रथा है ये बाधित हो रही। इसमें क्या था कि आपको चुनाव करना है, जो डेमोक्रेसी चल रही है पूरे वर्ल्ड में उसको फॉलो करते हुए
कि चुनाव करना है और क्या बोलते हैं आपको एक व्यक्ति को तय करना है। 5वीं अनुसूची में स्पष्ट है कि ये लोग अपने तौर तरीके से जैसा रहन सहन चलता रहता, मतलब रूढ़ी में बहुत सारी बातें आती है कि आपका रहन सहन, खान पान, वेशभूष, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी अभिव्यक्ति, आपका सोचने का पैटर्न और आपका लाइफस्टाइल। तो ये सब चीजें जब वो व्यवस्था रही थी तो बाधित हो रही थी। उसके बाद में भूरिया कमेटी ने इसको पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया के नाम से एक्ट लोगों ने पारित किया 1996 में, और ये कहा गया कि इसको इसके अनुरूप कुछ कंडिकाएं हैं, 4 महत्वपूर्ण इसके वो हैं आर्टिकल्स, और इसके तहत में हर स्टेट को नियमावली बनाना था। दुख की बात है कि अभी तक इसके नियमावली नहीं बने। नियमावली में बहुत विशेष बात थी कि जनजातियों के रहन सहन, खान पान वो बाधित नहीं होने चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन जो ये लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसका यूज करते आ रहे हैं, वो बाधित नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन में जल, जंगल, जमीन, जिसमें गौण खनिज है, वन संपदा है, और इनके अपने प्रशासनिक तरीके, रूढ़िगत प्रशासनिक तरीके और अपनी रूढ़िवत इनकी पंचायत। तो हर समुदाय का, हर आदिवासी समुदाय का एक अपना एक तरीका होता है, अपना एक क्या कहें, एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है, एक लेजिस्लेटिव सिस्टम होता है और एक जुडिशरी सिस्टम होता है। तो उसका मतलब प्रावधान था कि ये लोग रहेंगे। हालांकि वो प्रैक्टिस में है, लेकिन बहुत सारे अधिनियम बने, बहुत सारे अधिनियम बने, तो वो सब अधिनियम इनके जीवन शैली को प्रभावित करने लगा, और जो इनकी जीवन शैली है वो अधिनियम सुप्रीम हो गया, और जो प्रैक्टिसेस थे हमारे वो सबसाइड हो गए, वो नीचे हो गए, और जो अधिनियम बनने लगे, आपका उदाहरण के लिए भू राजस्व संहिता, आपका आपका क्या बोलते हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो आना, उसके बाद में वन अधिनियम आना, उसके बाद में विस्थापन के, माइनिंग के, बहुत सारे ऐसे अधिनियम आते गए और वो अधिनियम सुपरसीड कर गए, और जो 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान थे वो धीरे-धीरे खत्म होने से मतलब होने के कगार पे आने लगे। और लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और जब प्रैक्टिस जब चलती है तो फिर प्रशासन के साथ में आदिवासियों का द्वंद्व चालू हो जाता है, झगड़ा चालू हो जाता है। तो अगर पैसा अच्छे ढंग से आता तो मेरे ख्याल से ये समाज, ये जो लड़ाइयाँ या जो कॉन्फ्लिक्ट जो डेवलप हो रहा है और बड़े पैमाने पे भी कहीं-कहीं देखने को मिलता है, तो ये नहीं होता। इनकी अपनी जो व्यवस्था है उसमें रहने देते, और जिसमें नेहरू जी के जो पंचशील थे कि इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे और इनको अपने तौर तरीके से जीने का वो दिया जाए। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि देखिए, एक है मेन स्ट्रीम कल्चर, है ना? जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है मॉडर्न वर्ल्ड को लेकर के, उससे वो चल रहा है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत जल्दी-जल्दी चेंजेस लेके आना, है ना? बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करना, है ना? आप अभी देख लीजिए तो मीडिया में आप देख लीजिए, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, उसके बाद में आपका ट्रेन्स हो गए, रोड्स हो गए, रेलवेज़ हो गए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गए। बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट चीज़ें हैं। फिर प्रशासनिक में नगर पालिका, नगर पंचायत, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। पर ये इनके अपने तरीके हुए, और इसी से अलग हट करके आदिवासियों का अपना एक लाइफ़स्टाइल है, अपना एक कल्चर है, जो इसी के लिए कहते हैं कि रूढ़िगत है। तो ये लोग अपने पारंपरिक तरीके से जीते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, और प्रकृति से जुड़े हुए। सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोडक्शन की बात में ना, आदिवासी समाज कहीं भी सरप्लस प्रोडक्शन की नहीं सोचता। सरप्लस प्रोडक्शन की बात नहीं करता, और यहीं पे मेन कॉन्फ्लिक्ट है जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं। हम चाहते हैं कि हम अंधाधुंध माइनिंग करें, हम चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम कल्चर है कि अंधाधुंध माइनिंग हो, अंधाधुंध डिफॉरेस्टेशन हो। सब कोई जान रहा है, पूरा वर्ल्ड जान रहा है, आज यूएन भी स्टैंड ले रही है कि इंडिजिनियस पीपल के जो लाइफस्टाइल है, उनके जो कल्चर है, उनका जो उस चीज को फॉलो किया जाए, ताकि हम लोग को विश्व को भी बचाना है ना? आज जो क्या बोलते हैं, आपका सौर मंडल में जो ओजोन परत में जो छेद हुआ, क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, एक्सेस गर्मी पड़ रही है, प्रॉपर बारिश नहीं हो रहा, बारिश भी हो रहा है तो फिर इस ढंग से बारिश हो रहा है कि कहीं पे लोग सूखे से मर रहे हैं, कहीं लोग बाढ़ से मर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बन गई है, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए इस लाइफस्टाइल की बहुत ज्यादा ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यूएन ट्रिप में आप देख लीजिए, अभी बहुत ज्यादा चल रहा है इसका, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम इंडिजीनियस वैल्यूज को, कैसे हम इंडिजीनियस लाइफस्टाइल को प्रमोट करें, ताकि इस लाइफस्टाइल से, इस वैल्यूज से विश्व का संरक्षण हो सके,
विश्व के लोग बचे रहे। तो ये कल्चर रहा है। और मेन स्ट्रीम कल्चर ये है कि भाई आपको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, मैक्सिमम पैसा अर्जित करना है ना। और डेवलपमेंट के भी जो आसार है पता नहीं कब के लिए, कब किन के लिए और वो कैसे। तो ये दो अलग चीजें हैं। तो सबसे मेन कोर बात जो है वो है सरप्लस प्रोडक्शन की। आदिवासी समाज सरप्लस प्रोडक्शन में यकीन नहीं करता। वो ये सोचता है कि जो अभी मिल रहा है इसी में जीना है, ताकि हमको ये चीज पूर्वजों से मिला, हमारे पुरखे ये दिए हैं और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी को भी हम जिस अवस्था में हम चीजों को पा रहे हैं, जल जंगल जमीन या हमारे प्राकृतिक संसाधन जो हमको जीने में सहायता देते हैं, हमको मदद करते हैं, वो हम अपने आने वाले पीढ़ी को दें। मतलब बात एकदम तय है कि आप इस दुनिया में आए हो, इस दुनिया में आप जाओगे 70 साल, 80 साल, 100 साल, ठीक है, काट लिए, है ना। उतना ही आप यूज करो, उतना ही आप दोहन करो जितनी आपकी आवश्यकता है। अंधाधुन या अनवांटेड चीजों नहीं होनी चाहिए। जैसा पेड़ कट रहे हैं, माइनिंग के नाम पे विस्थापन हो रहा है, मतलब धरती माँ को उधेड़ के रख दिया गया। तो ये उस चीज का मतलब विरोध करता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी आंख के सामने में इस प्रकार की चीजें हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक माँ है, ये हमको देते आई है। और इस प्रकार से अगर माँ का दोहन हो तो कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता। तो ये चीजें जी मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट के रीजन होते हैं। तो यदि पेशा बनता है, कुछ नियमावली बनती है, तो इसमें क्या प्रशासन के लोग भी इस चीज को समझेंगे और वो फॉलो अप होगा, है ना। और जो भी प्राकृतिक संसाधन है तो ये लंबे समय के लिए चलेगा। अभी इसको दोहन करके खत्म नहीं करना है, ये बचा रहे। तो मैं कभी कभी सुनता हूँ, देखता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज में भी अभी उनके पास भी नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। अमेरिका के भी वही हाल है कि नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास में, हमारे पास में है। तो हम आने वाले 100 साल, 200 साल, 300 साल पीढ़ी के लिए भी तो बचा के रखें। अभी सब खोद करके समेट करके हम बाहर भेज देंगे तो 200-300 साल के बाद में क्या बचेगा भारत के। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मेन अभी क्या है कि आ, हम लोग अपना जो फिलॉसफी है, लाइफस्टाइल है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो फिलॉसफी है वो बचे रहे। और ये भी असंवैधानिक मांग नहीं है, संवैधानिक मांग ही है जो कि संविधान में दिया गया है। और चर्चा ये भी करना चाहिए कि 75 साल पहले जब ये दिया गया तो क्यों दिया गया, क्यों ये सब बातें आई, है ना। तो अब जब बातें आ ही गई तो क्यों फॉलो नहीं हो रहा, क्यों उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। तो सिर्फ ट्राइबल पर्सपेक्टिव पे नहीं पर ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे सोच के, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के पर्सपेक्टिव पे सोच के, हमारे भारतवर्ष के पर्सपेक्टिव पे सोच करके हम लोगों को कदम उठाने की आवश्यकता है। और जितना जल्दी हो सके मुझे लगता है कि पैसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि ये सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ही नहीं है, अपने एक मूल्य है जिसको संरक्षित करना है, अपने एक लाइफस्टाइल है जिसको संरक्षित करना है, एक कल्चर है जिसको संरक्षित करना है। अंत में इतना ही कहूंगा कि विकास सभ्यता को बचाना है, विकास सभ्यता को बचाना है, विकास सभ्यता का विनाश के लिए शायद नहीं है। तो विकास सभ्यता को बचाए, विकास के नाम पे सभ्यता का विनाश ना। जी जी, बहुत शुक्रिया विनय प्रकाश एक्का जी। आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार पे आपने अच्छे विचार और अपनी बात रखी है। शुक्रिया। हम आपके पास और लौटने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ कुछ और साथी जुड़ रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं तो वो स्क्रीन पे आए और अपनी बात रखें आज के इस पेशा कानून के संदर्भ में। हेलो, जो ये नए साथी जुड़ रहे हैं विवो, ये क्या नाम, उड़ीसा से हैं क्या? कौन? अभी ये जो नए साथी जुड़ रहे हैं इनका बार बार नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। सर मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है कनेक्टेड टू ऑडियो। नहीं, वो एक है बाई 33S हाँ, उनका मोबाइल नंबर शो कर रहा है। या बाई 33S है कुछ नंबर, शायद जुड़ नहीं पा रहे हो। बहरहाल वो हमारे साथ जुड़े, तब तक मैं जसबीर भाटिया साहब से ही अपनी की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। लगता है जुड़ गए। अच्छा जी, जुड़ गए हैं। तो वीवो जो Y33 जो नंबर बता रहा है, वो साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्क्रीन पे आए और अपना परिचय दें और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखें। जो भी साथी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हमें सुन पा रहे हैं, तो स्क्रीन पर आ जाए।
हेलो। नहीं, अभी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी जी, बहरहाल वो हमारे साथ जुड़ पाते हैं। मैं भाटिया साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सर, जिस ढंग से जो विनय प्रकाश एक्का जी ने अपनी बातें रखी है, वो एक हमारे ट्राइबल यूथ साथी हैं जिन्होंने पेशा कानून के संदर्भ में प्रकृति से संबंध में अपनी बातें रखी, क्योंकि प्रकृति के बिना ये जो मानव जीवन है, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, जल जंगल जमीन प्रकाश लेते हैं, इन सारी बातों को लेकर काफी विश्लेषण पूर्वक अपनी बातें रखी है। और ये हर मानव इंसान के लिए प्रकृति जरूरी है। हमें हमारे हमारे लिए भी प्रकृति जरूरी है, और प्रकृति के लिए भी मानव का जो है वो जरूरी है। तो इस पर मैं भाटिया साहब से चाहूंगा कि आ, एक प्रकार से पेशा कानून के संदर्भ में एक इन्वायरमेंटल बात भी हमारे साथ आज के इस चर्चा में आ रही है। तो भाटिया साहब से मैं चाहूंगा कि जो विनय प्रकाश जी ने अपनी बातें रखी, उन्हीं के मद्देनजर रखते अपने विचार रखें। जी, सत श्री अकाल, नमस्कार जी। एक्का साहब ने बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट विषय हमारे सामने लाया है। ये विषय सिर्फ भारत का ही नहीं है, ये विषय सारे विश्व का है। प्रगति क्या है? प्रगति क्या जो हो रही है, क्या ये प्रगति है? जो हम वातावरण को का विनाश कर रहे हैं, क्या ये प्रगति का ये परिणाम है? इस बातों पे सोचना होगा हमें। तो चूंकि हम भारत के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ठीक है, भारत के लेवल पे ही बात की जाए। तो आजकल क्या हो रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्री की नकल मार के, पश्चिम देशों की नकल मार के, जिनको हम कहते हैं वो उन्नत देश है, हम पिछड़े लोग हैं, हम जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं जिसके साथ कारपोरेशन, बड़ी बड़ी कारपोरेशन बना के, जिनका काम है सब छोटे मोटे व्यवसायों को हड़प कर लेना और एक बड़ी 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 कारपोरेशन ले लेना। अब मैं बात करता हूं पंजाब में या देश में जो किसान मूवमेंट चली, वो भी इसी कड़ी में एक बहुत भारी समस्या थी जो लोगों ने उसके विरोध किया। वो समस्या क्या थी कि एक दो कंपनीज चाहती थी कि सारे का सारा जो उपज का खेती का मामला है वो अपने कब्जे में कर ले। और क्या होता कि किसान लोग उनके ठेकेदार की तरह एक मजदूर बन जाते, और जो भी अनाज पैदा होता वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो उठा लेते। यही आपके रिलायंस वाले और दूसरे जो एक तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं। तो ये जो प्रणाली है ना, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। मैं जो एक्का साहब ने कहा है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमें देखना है प्रगति क्या चीज है। प्रगति और जो हमारा प्राकृतिक जीवन है, इन दोनों को बीच में हमको एक संतुलन पैदा करना है। और ये हम खो बैठे हैं, संतुलन खो बैठे हैं। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, बहुत प्रॉफिट हो, स्टॉक मार्केट बनी है, उसमें लोगों के शेयर के प्राइसेस बढ़े, हमें फायदा हो, ये सोच नहीं रहे कि हम अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने एक्का जी आपने ये रेज किया है आज। और मुझे खुशी है इस बात की कि आप इसके बारे में लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं, और इसी बात की जरूरत है। मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म पे कहता हूं, हमें दूरदर्शी से सोचना है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अंत में प्रकृति के नाम पे हम अपनी जो सभ्यता है, हमारा जो प्राकृतिक जीवन है, उसको खो ना बैठे। और एक भेड़चाल के पीछे, भेड़चाल कहता हूं मैं इसे, वेस्टर्न की भेड़चाल। मैं अमेरिका में रहता हूं, अब देख रहा हूं किस तरह से इतनी गैसोलीन या पेट्रोल बस दोनों गाड़ियां घुमाते रहते हैं, फिराते रहते हैं, भगाते रहते हैं, और सारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। क्या ये प्रगति है? क्या इसी को प्रगति कहते हैं?
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आम भारत के लोगों को इसके बारे में सोचना होगा और भारत के नेताओं को उसके साथ जुड़ के सोचना होगा कि हम किस दिशा में हम बात को लेके जाएं। सिर्फ पश्चिम देशों की नकल करके उनके पीछे न भागे और जो जो नुकसान पश्चिमी देशों में इनकी 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 जो तौर तरीके हैं उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। लाखों करोड़ों गैलन पेट्रोल रोज जलता है, पावर प्लांट चलते हैं, इतनी बिजली सारा। अब देखें, अब जैसे स्पेस में जाके सैटेलाइट में हम अब सब धरती को देख सकते हैं। आप कभी रात को देखें, इंटरनेट पे गूगल अर्थ को देखें और इस संसार को देखें। जब रात का समय है तो अंधेरा होना चाहिए, तो सारी धरती जगमगा रही, इसलिए उस रोशनी का क्या फायदा है? और वो रोशनी कहां से आती है? खानों से कोयला निकाल के, पेट्रोल तेल को जला करके। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, ये मानव जाति किस तरफ जा रही है, ये बहुत बड़ा विषय है। इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है और मुझे खुशी है कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं और आप उसमें आम जनता में, सर्व जनता में आप इसकी जागृति पैदा कर रहे हैं। तो मुझे आप बहुत खुशी हुई है, मैं आपको बधाई देता हूं और मेरी ये कामना है कि आप इसमें सफल रहें और हम सोचें कि हम क्या है, हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों कैसे रहेंगी, उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। क्या सूखी धरती छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ हरा भरा देश होगा, ये हमें सोचना है। तो बहुत बधाई देता हूँ आपको। आप इस संघर्ष को जारी रखिए, संगठित होइए। सिर्फ जाति, ये सिर्फ आदिवासी लोगों की समस्या नहीं है, ये सारे भारत की समस्या है। तो संगठित होइए, समझिए और लोगों को जागृत करिए। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। हमारे साथ बहुत सारे हम लोगों ने आज ट्राइबल लीडर को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इनवाइट किया था। बहरहाल उनका संपर्क हम लोगों से आज नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश। ये सोशल मीडिया का नेटवर्क है और जब नेट सही रहता है तो लोग जुड़ पाते हैं और कभी कभी जब नए लोग जुड़ते हैं तो उनको टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है। मैं दोबारा विनय प्रकाश सिक्का जी के पास भी जाऊंगा दोबारा, क्योंकि हमारे साथ अधिक मेहमान नहीं है। जिस ढंग से भाटिया सर ने बहुत ही सारगर्भित शब्दों के साथ जो आज ये ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में, एनवायरनमेंट के संबंध में, प्रकृति के संबंध में अपनी बातें जो रखी है, और यही प्रकृति से जुड़े हुए हमारा जो मूलवासी आदिवासी जो कहते हैं भारतवर्ष के अंदर में, इनका जो आप अगर देखेंगे, इनका कल्चर देखेंगे, इनका जीवन यापन देखेंगे, तो सैकड़ों हजारों सालों से प्रकृति के बीच में, जंगलों के बीच में अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज इनका जीवन यापन एक संकट की स्थिति में आ चुका है और इसको बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, समाज के चिंतनशील जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये समझने लगे हैं और इनको ये एहसास भी होने लगा है कि अगर हमें जल जंगल जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा तो हम कहाँ जा करके अपने परिवार का और अपने घर का, अपने परिवार का, समाज का भरण पोषण और लालन पालन कैसे करेंगे। ये गंभीर संकट अगर आज हम देखते हैं पिछले 10-20 सालों में, तो लगातार बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कल कारखाने और खदाने लगातार खुलते चले जा रहे हैं और जंगलों का विनाश होते जा रहा है और इतना विनाश हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो मैं दोबारा विनय प्रकाश जी के पास चाहूंगा कि एक तरफ तो पेशा कानून संविधान ने हमें दिया है, ऐसे सख्त कानून दिए जिसको जो वहां का जल जंगल जमीन में रहने वाले, गांव के लोग रहने वाले हैं, पंचायत के लोग रहने वाले लोग हैं, उनकी सहमति के बिना किसी भी उद्योगपति को, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने का कोई प्रावधान नहीं है या उनका हक अधिकार नहीं बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस कानून का लगातार
उल्लंघन किया जा रहा है, और उल्लंघन करके बहुत सारे उद्योगपति बड़े बड़े जंगलों के झाड़ में, जो बड़े जंगल का झाड़ होता है उस पर उनको कोई परमिशन नहीं मिलता। लेकिन मैं रायगढ़ जिले की बात करूंगा तो आज कम से कम सैकड़ों जहर उगलती फैक्ट्रियां हमारे उस रायगढ़ से गरगोड़ा के बीच में, पूरे जो जंगल था किसी जमाने में, उसको धूल धुआं से भर चुके हैं। यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे हैं वो सांस लेने के लिए भी उनको बहुत तकलीफ हो रहा है, उनके पत्तों पे मोटी मोटी काली काली परतें जम जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रकृति है कैसे छटपटा रहे हैं अपने सांस लेने के लिए और अपने जीवन जीने के लिए। तो मैं विनय प्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा दोबारा फिर से कि वो अपनी बात रखें, इस विषय पर दोबारा अपनी बात रखें। अच्छा, हमारे साथ सेवती पन्ना जी जुड़ गई हैं। विनय प्रकाश जी, आप सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ जी। सेवती पन्ना, एडवोकेट सेवती पन्ना जी जुड़ गए हैं कुनकुरी जसपुर से। मैं उनसे चाहूंगा कि मैडम आप स्क्रीन पे आए और अपनी आज पेशा कानून के संदर्भ में अपनी बात रखें। सेवती पन्ना जी। सेवती पन्ना जी हमें सुन पा रही हैं? मुझे लगता है कि वो जुड़ तो चुके हैं लेकिन नेटवर्क ठीक से खुला नहीं है। विनय जी अपनी बात रखें जब तक वो हमारे से जुड़ पाते हैं। जी जी सर, वो थोड़ा सा प्रश्न को फिर से स्पेसिफाई कर देंगे तो थोड़ा सा मैं जी उस पर। मेरा सवाल ये है कि जिस ढंग से भाटिया सर ने अपनी बातें रखी हैं, कि बातों को आपने सुना भी है, तो उसी बात को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और कैसे इकट्ठे होकर के इतनी बड़ी जो उल्लंघन भरा कार्य जो पेशा कानून को दरकिनार करते हुए जल जंगल जमीन को छीनने की लगातार प्रयास किया जा रहा है, इस पर आदिवासी समाज कैसे प्रतिकार करेगा, कैसे विरोध करेगा, इस पर मैं आपकी दोबारा प्रतिक्रिया चाहता हूँ। जी सर, देखिए ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है, ये संवैधानिक तौर से क्षेत्र को घोषित किया गया 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके। उसके बाद में आबादी इनकी अधिक है पर संगठित नहीं है। इसके भी बहुत सारे अपने कारण हैं। एक तो गरीबी और स्वभाव में बहुत ही भोलापन, सीधापन, किसी से लड़ने भिड़ने की या झगड़ने की क्षमता नहीं होना, या प्रबल इच्छा ना होना, या फिर ठीक है कोई भी आया डंडा मारा चला गया तो सह लिए। तो ये वाली जो प्रवृत्ति है, ये सिंपलनेस जो है, यही मतलब कि बहुत बड़ा इनका या हमारा कहे तो शोषण का कारण बन रहा है। 1996 का अगर पैसा आप देखेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत देखेंगे तो ट्विस्टेड है। अभी उसको नहीं निकालता हूं मैं, लेकिन उसमें एक प्रावधान दिया गया है जो शब्दों से जो खेला गया है कि पंचायत है ना, और या तो पंचायत की कार्यकारिणी, पंचायत या तो पंचायती कारिणी, मतलब कि आपके कुछ वार्ड पंच, सचिव। लड़ाई हमारी ड्राफ्ट में यही थी कि सचिव हमें सरकारी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी मतलब कि वो सचिव पूरा ग्राम सभा को टैकल करता है और वो होता है ऊपर जिले स्तर से, जिले से फिर आपका राज्य के प्रमुख से। तो जैसा गवर्नमेंट चाहती है उस ढंग से वो सचिव एक्ट करेगा और वो वर्चस्व स्थापित हो जाता है ना। सरकारी अधिकारी रहता है, सरकारी कर्मचारी रहता है, वो अपना वर्चस्व को स्थापित कर लेता है और निर्णय ग्राम सभा से ना होकर के 2-4 लोग निर्णय करते हैं, कुछ सरपंच और कुछ वार्ड पंच। अब सरल स्वभाव या फिर जानकारी का अभाव या अनभिज्ञता तो बहुत इजीली वो मैनिपुलेट हो जाता है और इस ढंग से पेशा कानून को मतलब कि ट्विस्ट कर दिया जाता है। टेक्निकली ये सही है अगर देखा जाए तो, अगर कोर्ट में अगर हम बात को रखेंगे तो पेपर दिखेगा कि भाई नहीं, ग्राम सभा ने किसको किया, पंचायत अधिनियम 1996 को देखेंगे तो उसके तहत में ये सही कार्रवाई हुई है और क्या बोलते हैं जमीन को अधिग्रहण करते हैं। तो जमीन इस ढंग से भी अधिग्रहित हो रही है। यहाँ पे ग्राम सभा या तो फिर कार्यकारिणी, ये 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो जो ग्राम सभा में जो लोग रह रहे हैं 1000-1200, या गांव में जो लोग रह रहे हैं 500-600 लोग, उनकी सहमति है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं हुआ। 4-5 लोग निर्णय लेते हैं और तब जाकर के जमीन अधिग्रहण होता है
और जब जमीन अधिग्रहण होता है तो लोगों को बाद में समझ में आता है कि हमारी जमीनें अधिग्रहित हो गई है और अब हमको यहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा। जब विस्थापित जब होते हैं तो फिर सरवाइव करने का जो स्ट्रगल होता है वो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि आदिवासी समाज 3 चीजों पर निर्भर है। जंगल पर निर्भर है, क्योंकि जंगल से ही उसको कहना चाहिए 40% खाने का चीज उनके रहन सहन के लिए, और 40% जीवन के जो आवश्यकता की चीजें हैं वो जंगल से आती है। कुछ आदिवासी लोग फूड गैदरर हैं, कुछ आदिवासी लोग हंटर्स हैं या फिशरमैन हैं, कुछ आदिवासी लोग या मैक्सिमम आदिवासी लोग कृषक हैं। छत्तीसगढ़ के, झारखंड के और उड़ीसा के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये कृषक हैं, और जमीन ही इनके लिए मतलब कि माई बाप है, जहां से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यदि इनके हाथों से जमीन अगर छीन जाती है तो कुछ मतलब क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना आदिवासियों को व्यवसाय करने आता है। दे आर नॉट वेरी गुड बिजनेसमैन, कि वो लोग पैसा मिला तो कुछ इन्वेस्ट किए या तो कुछ कमा लिए, ये तो आता ही नहीं है। जमीन खोदना जानते हैं, अन्न पैदा करना जानते हैं और अपनी जीविका जीना जानते हैं। तो इस ढंग से खेला जा रहा है। इसलिए बहुत दिन से मांग की जा रही है कि एक व्यवस्थित कानून बने, जिसमें मतलब कि इनकी लाइफस्टाइल भी से छेड़खानी ना हो, प्राकृतिक संसाधन भी बचा रहे और एक सभ्यता बची रहे। तो इसलिए मतलब कि मांग की जा रही है कि पेशा अधिनियम हर 10 राज्यों में लागू किया जाए जहां पे आदिवासी जनजाति रह रही है, ताकि प्राकृतिक संसाधन बचे रहे और एक सभ्यता भी बची रहे। जी। हमारे साथ सेवती पन्ना जी जुड़ी है। सेवती पन्ना जी हमें सुन पा रही हैं? सेवती पन्ना जी, सेवती पन्ना जी हमारे साथ कनेक्ट हैं, तो आप अपनी आवाज म्यूट करें और हमारी स्क्रीन पे आ जाएं। मुझे लगता है सेवती पन्ना जी का कनेक्शन हमारे साथ नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश से। जैसा कि आज हमारे साथी सरगुजा से भी कई लोग जुड़ने वाले थे, तिग्गा सर और धर्मो एक्का जी, उन सभी लोगों ने पेशा कानून के संदर्भ में आज का इस वेबिनार को करने का सुझाव भी दिया था, और हम लोगों ने इसको, हमारे जो इस चैनल के संपादक है मेघराज जी को मैंने अमेरिका फोन लगाया और उनको कहा कि भाई आज इस विषय पर हमें वेबिनार का अवसर दें, और हमारे साथ काफी ट्राइबल लीडर लोग आने वाले हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल जितनी संख्या में हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, अधिक से अधिक विचार हमारे इस प्रोग्राम में आने चाहिए थे, वो नहीं आ पा रहे हैं किसी तकनीकी कारण के कारण। तो इस पर हम दोबारा फिर से वेबिनार करने की कोशिश करेंगे। सेवती पन्ना जी हमारे स्क्रीन पे आ जाएं अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो। सेवती पन्ना मैम, विनय विनय जी आपके पास अगर नंबर हो तो कोई दूसरे नंबर पे उनको कॉल कर दें। जी जी, जो हमारे साथ जुड़े हैं तो वो स्क्रीन पे आ जाए ताकि उनकी प्रतिक्रिया आ सके, क्योंकि जुड़े तो हैं वो हमारे साथ। हो सकता है ऑन करके कहीं इधर उधर चले गए हों या व्यस्त हो गए हों। सेवती पन्ना जी, जब तक जुड़ पाते हैं, मैं जसवीर भाटिया साहब से फिर से चाहूंगा कि सर अभी विनय प्रकाश जी ने जो अपनी बातें दोबारा रखी है, और उनका ये बहुत पीड़ा भरी दास्तान है, और ये आज इस वेबिनार पे उन सभी लोगों ने, बहुत सारे महिलाओं ने भी इस प्रोग्राम में जुड़ने की कोशिश करी, लेकिन आज ये कई करोड़, जैसा कि लगभग हमारे भारत में 10 राज्यों में करीब करीब 12 से 15-20 करोड़ की संख्या में जनजाति समाज के लोग हैं। जो प्रकृति के ऊपर है उस पर उन्होंने अभी विस्तार से बातें कही है, और ये बहुत संकट के बादल दिनों दिन, आए दिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उद्योगपति का विस्थापन के लिए, उनके जल जंगल जमीन को अधिग्रहण के लेकर कानून का दरकिनार करते हुए उनके पंचायत क्षेत्रों में जबरिया वो घुसते चले जा रहे हैं, और लगातार विरोध करने के बावजूद भी उस पर वो सफल होते जा रहे हैं। तो इस पर हमारे इन आदिवासी भाई बहनों को जो क्या कुछ करना चाहिए और कैसे ये अपने इस प्रकृति को बचा सकते हैं, जंगल को बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं,
और अपना जीवन यापन भी अपनी संस्कृति सभ्यता को बचा सकते हैं। कुछ सुझाव बेहतरीन आपके पास दिमाग में हो तो हमारे दर्शकों को शेयर करें। देखिए, समस्या तो गंभीर है। जैसे अभी एपी जी ने कहा कि लोग संगठित नहीं है, उनके अंदर पूरी जागृति नहीं है, इसलिए लोग जो है उनको लालच दे के कुछ दे के उनसे बातें करवा लेते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो मैंने कहा है ना, जो आप कह रहे हैं कि भी हजारों सालों से ऐसा रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हजारों सालों से रह रहे हैं तो अभी भी उसी तरीके से रहना है। जिस कितनी बीमारियां होती हैं, उनके पास कोई डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है। हजारों साल पहले कहाँ होता था। अब समाज में तरक्की हुई है, प्रगति हुई है, साइंस में हुई है और मेडिसिन में हुई है, तो उसका भी लाभ उठाना है। तो हमें प्रगति भी करनी है, प्रगति भी करनी है। लेकिन सवाल यह है कि धरती तो उतनी है हमारे पास, हम भारत को बड़ा तो नहीं कर सकते, जमीन तो उतनी ही है। उसी जमीन में रह करके हमें प्रगति और हमारी सभ्यता को संतुलन करना है, बैलेंस जिसे मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो होना चाहिए, ये जनता की रजामंदी के साथ होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि जो लोग जिनकी जमीन अधिकृत हो जाती है तो उनको पता नहीं क्या करेंगे, ना उनको बिजनेस करना आता है ना काम करना आता है, वो तो खेती जानते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई जमीन लेनी भी है तो सबसे पहले उन लोगों को तैयार करना है, उनके जीवन साधन को बनाना होगा। भी आपको ऐसा नहीं है तो हम ये आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए आपको ये नौकरियां देंगे, आप भी तनख्वाही होगी, ये सब होगा। तो ये संतुलन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रगति भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते। ये नहीं हम 10 साल 1000 साल पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। ठीक है ना। तो हमें अपना जीवन भी सुधारना होगा, अपनी हाइजीन रहने का स्टाइल जो है उसको साफ सुथरा भी करना होगा, और साथ साथ में प्रकृति को भी बचाना है, प्राकृतिक जीवन को भी साथ में रखना है। तो ये संतुलन जो है ना, बैलेंस, शायद संतुलन मेरा शब्द ठीक नहीं है, मेरी हिंदी ऐसे आती है। तो बैलेंस जो है दोनों का, वो हमें बड़े सोच विचार से करना है। उसके साथ साथ आपके नेता और आपके लोग मिलके काम करेंगे तभी हो पाए। बाकी इसलिए आपको संगठित होना होगा। आपके अंदर कितने बुद्धिजीवी हैं, जैसे आप एक साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, आप वो पन्ना जी हैं, वो एडवोकेट हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग मिलके कोई ऐसा संगठन बनाएं और जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करे, उनको रिप्रेजेंट करे और उनको उनमें जागृति भी पैदा करे, उनको पढ़ाएं लिखाएं भी, समझाएं भी और उनका नेतृत्व भी करें। क्योंकि डिवाइडेड भी फॉल, छोटे जब डिवाइड हो जाते हैं लोग, तो वो जो बड़े पावरफुल लोग हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो जब तक कोई ना कोई संगठन ना होगा उन लोगों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, तब तक ये बात नहीं बनती। मैं अब अमेरिका में रहता हूँ, देखो हमारे घर के सामने जमीन बची थी छोटी सी, कुछ 4, 5, 6 एकड़, 10 एकड़ होगी या 20 एकड़ होगी। वहां पर ज्यादातर गायें आके चरती थी, रोज आती थी। अब वो किसी ने आके जमीन ले ली है और वहां वो घर बनाना चाहते हैं। बाकी चारों तरफ घर ही है, लेकिन जंगल भी है। हमारे एक रीजन है कि यहाँ पर हर बस्ती के साथ साथ जंगल होना बहुत जरूरी है। मैं चाहे तो मैं आपको दिखा दूं, पीछे जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हमारे घर के पीछे ही है। तो उसके लिए भी 3 मीटिंग हो चुकी हैं। यहाँ की लोगों की सरकार है, जिसे कहते हैं पीपल्स हियरिंग। जो आम जनता, जो रहने वाले हमारे सब लोग चाहते हैं, हम अपने ऑब्जेक्शन देते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इतने घर नहीं बनने चाहिए, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा, सड़क छोटी है, पहले सड़क को बड़ा करिए तो बनाने की बात सोचिए। तो जनता की आवाज जहाँ सुनी जाती है, उनके ओपिनियंस को अगर लोग इकट्ठा होकर हम यहाँ बस्ती नहीं चाहते हैं तो वो नहीं बना सकते। तो ये जो जनता की आवाज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक आपकी सफलता नहीं हो पाए। बस इतना ही कहूंगा। तो जागृति के लिए भी आपको संगठित होना पड़ेगा, संघर्ष तभी हो सकता है। संघर्ष करने के लिए
दो चीजें चाहिए, संगठन और ज्ञान। बिना मतलब के नारे लगाते रहें बिना माने, उसका कोई फायदा नहीं। तो ज्ञान होना जरूरी है और संगठन होना जरूरी है। तो बड़ी समस्या है ये, आपके बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं समझता हूँ इसका समाधान एक दिन में नहीं हो जाएगा, इसी लंबा जी मेघराज, तो ये बहुत शुक्रिया जसबीर वाडिया साहब। मेघराज सिंह साहब, आज के इस जो महत्वपूर्ण चर्चा है, जो पेशा कानून आदिवासियों के ऊपर में, जो एक बहुत बड़ी आबादी है 12 से 15-20 करोड़ भारत में, और 10 राज्यों में निवासरत, इनके ऊपर में जल जंगल जमीन को लेकर एक बड़ी संकट है, और लगातार इनके जमीनों को उद्योगपतियों के द्वारा अवैधानिक रूप से छीना जा रहा है। मेघराज सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं इतना जानना चाहता हूँ इसमें कि एक तो आदिवासियों को भी समझना चाहिए कि इनकी जो जमीन है बहुत ज्यादा कीमती है, 9 किस्म के उसमें बताते धातु है इसके अंदर छुपी हुई, क्योंकि इन लोगों को पता है नहीं है इसके बारे में। इन जो शैतान लोग बैठे हैं जो उनको कब्जा करना चाहते हैं, उन लोगों को पता है इसके बारे में। भाई इनके अंदर जो जमीन है वो अगर तकरीबन, एक मैं खबर सुनी थी कि तकरीबन एक आदिवासी के हिस्से में अगर वो जमीन जो निकाल लिया जाए, इसमें 9 करोड़ रुपए एक आदिवासी के हिस्से में आता है, ऐसा हिसाब किताब सुना जाता है। अब ये खबर में देख रहा हूँ कि गोंडवाना समय में निकली है खबर, ये पता है सही है कि गलत है। इसमें जो आदिवासियों की हत्या का अधिकार मांग रहे हैं पुलिस वन विभाग वाले, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये पता नहीं सही कि गलत है, लेकिन ये जो है ये वन विभाग वाले हैं या पुलिस वाले जो भी हैं, मतलब इनके ऑर्डर के पीछे बैठे हैं, शैतान लोग बैठे हैं। जैसे पंजाब के अंदर देखा होगा अपने 1984 में, 1984 के बाद में जो कतलाम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम इनको स्पेशल ऑर्डर दिया गया था कि इनको खत्म करना है। उसको खत्म करने के पीछे क्या कारण था? नौजवानों की, क्योंकि इनकी ताकत से उनको डर लगता है, तो डरे हुए इंसान ही दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। तो आदिवासी जो लोग हैं ये ताकतवर लोग हैं, और इनकी जो ताकत, एक तो ताकत से घबराते हैं, दूसरे इनके पास में जमीन भी उसकी मतलब कामयाब है, और इनके पास में हर तरह के, बस सिर्फ इनको पता नहीं है कई चीजों का, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। तो इनकी ताकत को कमजोर करने के लिए ये ऐसे खेल करते रहते हैं। तो ये आदिवासी पहले राज किया करते थे, आज 2-5 हजार साल पहले, तो आने वाले वक्त में करेंगे। तो इतना याद रखिए कि इसको मार रहे हैं, हमला कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनसे जो डरे हुए लोग हैं डर रहे हैं। तो आदिवासी अपने ताकत को पहचाने, एक साथ इकट्ठा होकर के करें इसको। सिख, जैन, मुस्लिम जो भी है, मतलब जो संगठन कर रहे हैं जितने बड़े हैं, अगर एक साथ मिल करके, राजसत्ता के सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है राजसत्ता की, हमारे पास राज नहीं है, राज अपने हाथ में है, और ये समस्या सब खत्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि अपने थोड़ा डट कर रहें, और जो है मतलब एक होकर के संघर्ष करें। किसी को ज्यादा वैसे भी नहीं बोले, भाई अपने अपने हकों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब आग की हो तो निधान बने, तभी ही रण में जूझ मरे। और ये भी कहते हैं कि बस जब हिले हुए सब खत्म हो जाए, फिर अपना हक लेना बहुत जरूरी होता है। तो मैं कितना क्या जानता हूँ कि भाई अपने हकों के लिए लड़े, और एक दिन जीतेंगे। अगर सच्चे ईमानदारी हमारे साथ होगी तो जीत भी जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब। विनय प्रकाश जी, आज के इस परिचर्चा पर 2 मेहमानों ने अपनी बातें बहुत खूबसूरत रूप से रखा है, बहुत विस्तार से रखा है, सारगर्भित रखा है। इस पर आज की इस प्रतिक्रिया पर अपनी लास्ट कमेंट के रूप में जो सुझाव हमारे मेघराज जी ने, जसबीर भाटिया साहब ने दिए हैं, इसको आप कितना तार्किक रूप से सही मानते हैं? इस पर अपनी विचार लास्ट कमेंट। जी सर, जसबीर जी ने जो विचार रखे थे विकास को लेकर के, देखिए विकास का पैमाना तय करना थोड़ा सा जटिल है। शुरू के उद्बोधन में ही आपने स्पष्ट किया था कि भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए। भारत जैसे ही अंग्रेजों के शासन काल से, गुलामी से आजाद हुआ, बहुत सारे पैटर्न भारत ने उसको, या यहाँ के लोगों ने, हम लोगों ने उस चीज को अडॉप्ट किया, बहुत सारी चीजें, है ना, उनका जो भी था। और शायद टेबल पे बैठ करके कांटा चम्मच से खाना ही विकास है, तो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को कि पैमाना तय करना पड़ेगा कि कांटा चम्मच और फॉर्क और नाइफ से आप डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो दिस इज डेवलपमेंट? आई डाउट। हाथ से भी खाया जा सकता, पत्तल के दोनों में भी खाया जा सकता है। हाँ, हाइजीन की भी बात आपने की, सही बात है। पता नहीं, मैं शायद बहुत ही ज्यादा इसको साइंटिफिकली प्रूफ तो नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, मैं बहुत एक ले पर्सन हूँ।
2 साल का कार्यकाल जो रहा कोरोना का, उसमें हमने देखा बड़े बड़े विकसित देश जो अपने आप को कहते थे और जिस ढंग से प्रताड़ित हुए हैं और जिस ढंग से अफरा तफरी मची है, हमारे उसकी तुलना में मैं देखता हूँ कि हमारा जो समाज रहा है शायद बहुत हद तक बचा। तो ये शायद इनकी रेजिस्टेंस पावर थी या जीन ऐसा था या डीएनए ऐसा था कि आया लहर लेकिन निकल गया, बहुत ज़्यादा उतना प्रभावित नहीं किया। मेबी मैं अगर कहीं मेडिकल लोगों के साथ बैठ के डिबेट करूँ तो यहाँ पे मैं फेल हो जाऊँ, क्योंकि मेरे पास में कोई साइंटिफिक तर्क नहीं है। पर जो मैंने देखा, जो दिखा मुझे, वो न्यूज़ की मार्फत से सुना और ये कि किया तो देखा। तो हर लोगों का लाइफ़स्टाइल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना? कि वो कैसे जीता है ना? अभी ठीक है, 75 साल के बाद आज मैं टी-शर्ट में बैठा हूँ, मेरे पीछे भी कंप्यूटर है, आज मैं भी स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, है ना? तो हम लोगों को विकास का जो तरीका है वो छूट दिया जाए कि हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकें कि ये मेरे विकास है। मतलब कहने का मतलब कि आप आवश्यकता ना बनाएँ, मेरी जो आवश्यकता है वो मुझे तय करने दें, है ना? कोको कोला आ गई, थम्स अप आ गया, प्यास तो पानी से भी बुझता है साहब और उससे भी, वो आवश्यकता थी नहीं, लेकिन लोगों ने उसको अपनी आवश्यकता बना ली। है ना? मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड बोलते बहुत प्यास लगी यार, कोको पी ले, थम्स अप पी ले, तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। अरे तो हम तो 1 ग्लास पानी से भी प्यास बुझा सकते हैं। तो ये जो सोच जो डाला गया है, विकास का जो पैमाना जो तय किया गया है ना, ये मेरे को थोड़ा डाउट लगता है इस पे कि क्या मतलब विकास का पैमाना क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मापदंड करने का तरीका। और अभी मुझे लगता है कि पूरा विश्व इतना डेवलप नहीं हुआ है, इतना ये नहीं हुआ है कि वो पैमाना तय करे। लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने मार्केट को फैलाने के लिए, है ना, पैमाना सेट करते हैं कि दिस इज़ डेवलपमेंट, दिस इज़ एजुकेशन, है ना, दिस शुड बी द लाइफ़स्टाइल। तो ये पैमाना तय करते हैं अपने मार्केट की। टोटली टोटली मार्केट का चीज़ है, बाज़ार का चीज़ है कि कैसे हम अपने वस्तु को ये करें, है ना? और जो आपने बहुत उसमें भी कहा कि भाई ठीक है, म संतुलन करके करना चाहिए। ये भी थोड़ा-सा मतलब कि डिस्कशन का और एक तो सोचने वाले विषय है। तो इसमें तो खुला-खुली चर्चा होना चाहिए और जैसा अमेरिका का आपने कहा कि लोगों से पूछा जाता है, यहाँ भी प्रावधान है, लेकिन प्रावधान को यहाँ एक प्रावधान दिया जाता है तो प्रावधान को तोड़ने के लिए 10 ठो प्रावधान हमारे यहाँ हमारे साथ में यहाँ पे है। तो ये भी एक ठो बहुत बड़ी समस्या है। कैसे इसका निराकरण करें, कैसे हम क्या करें, इस पे मतलब कि और विचार करने की भी आवश्यकता है। और एक ही रास्ता दिखता है कि सभी समाज को साथ मिलके जीना है ना? एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है, तो भाई कुछ ऐसे एक व्यवस्था बनाएँ कि ना आपकी रहे, ना मेरी, सब मिल-बाँट के रहें, खुशीपूर्वक रहें और साथ में मेन मूल चीज़ ये ध्यान रखें कि भई ये ज़िंदगी मेरी भी नहीं है, आने वाला भी एक वंश है जिसकी लाइफ़ है, उसके लिए भी चीज़ों को हमें सुरक्षित रखना है। जी, धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया विनय प्रकाश जी। शिवजी पन्ना जी हमें सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आ जाएँ आप। शिवजी पन्ना जी अपनी आवाज़ को म्यूट करें। शिवजी जी सुन पा रही हैं हमें? मेरी उनसे हाँ, अभी सुन बात पा हुई रही थी। हूँ, सबको नमस्कार। जी, अपनी बात नमस्कार रखें। जोहार आज के सबको। हमारा समय भी हो चुका है और बहुत देर से हम आपको लगातार ट्राई कर रहे थे। अगर आप स्क्रीन पे आ जाएँ तो जी बहुत जी अच्छा रहेगा जो जी, पहले तो बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम हेलो में और आज हम लोग जो पेशा कानून के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो उस पर आप अपनी राय दें। हमारा समय भी नज़दीक आ चुका है इसलिए हम जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जी शिवजी पन्ना जी। से पहले तो मैं भी जी मुझे लगता है फिर से हमारा कनेक्शन उनके साथ कट गया है। अ, शिवती जी, हेलो हाँ जी, अपनी बात रखें। लगता है आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ नेटवर्क सही नहीं है लगता है मुझे।
आपकी आवाज नहीं आ पा रही मैडम, थोड़ा आप सही नेटवर्क के पास आए, कोशिश करें। लगता है हमारे साथ आज उनका कनेक्शन नहीं हो पाएगा। बस जसवीर भाटिया साहब, आज के इस महत्वपूर्ण कड़ी पर अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में, जैसा कि विनय प्रकाश जी ने अपने लास्ट कमेंट में कहा है, उसके संदर्भ में संक्षिप्त प्रतिक्रिया के रूप में आपको फिर से मैं इनवाइट करता हूं। जसवीर भाटिया साहब, फिर प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे। बहुत कुछ कह सके, जो विनय जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि प्रगति का कोई माप तो नहीं है, लेकिन जो भी है सब जनता के साथ मिलके उनके विचार विमर्श करने की जरूरत है, और कहाँ तक जाना है कहाँ तक नहीं जाना है ये आप ही को फैसला करना होगा, आप ही को उसके बाद। लेकिन उसमें उसके लिए जरूरी है कि आपके समाज में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी है, वो इकट्ठा हो के इसकी समस्या के ऊपर विचार करें, और तभी कोई समाधान हो सकता है। एक एक ऐसा सोचता रहे तो बात नहीं बनेगी। तो मैं यही गुरु साहब से हमेशा कहता हूँ कि जहाँ भी है, जिस समाज में हैं आप, कुछ लोग इकट्ठे होके जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, या दूसरे भी हैं जो समझदार हैं, तो मिलके कोई इसका समाधान करें, और मिलके ही अगर किसी चीज की सरकार से प्रार्थना करनी है वो मिलके हो सकता है, अगर आपको संघर्ष करना है तो मिलके हो सकता है। तो आप अपनी पॉलिसीज खुद पैदा करें, क्या होना चाहिए, आप अपनी पॉलिसीज बनाएं, और पॉलिसीज को लेके उसके पीछे आपका तर्क होना चाहिए, हमारी पॉलिसी ऐसी है और क्यों है। तो सरकार को सुनना होगा, और तभी सुनेंगे जब आप संगठित हो। इसके बाद कोई और तरीका नहीं। इतना ही कहूँ। नमस्कार। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर आपने अपना कीमती समय देकर के हमारे साथ अपने विचार साझी किए, बहुत शुक्रिया। विनय प्रकाश सिक्का जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेवदी पन्ना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका नेटवर्क कारण वो अपने विचार नहीं रख पाई, और भी बहुत सारे टिग्गा सर भी और धर्मो एक्का जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन उनका नेटवर्क का प्रयास सफल नहीं रहा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल आने वाले समय में हम उनके साथ कोशिश करेंगे फिर से इस विषय को लेकर। मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि महत्वपूर्ण जो समय समय पर हम चर्चा करते हैं ज्वलंत मुद्दों को लेकर, उस पर अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि हम और भी मुद्दों को लेकर आपके सामने वॉइस ऑफ मानवता चैनल में हाजिर हो सके। मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने से पहले सभी मेहमानों का दोबारा धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार, जय छत्तीसगढ़, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।